नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर से शुरू करते हैं। जब भी हम इंडियन आर्मी की टैंक फ्लीट के बारे में बात करते हैं तो सभी के मन में T-90 टैंक्स का ख्याल जरूर आता होगा, क्योंकि अभी इन टैंक्स को इंडियन आर्मी की टैंक फ्लीट की बैकबोन टैंक कहा जा सकता है और इन टैंक्स को रशिया की तरफ से भारत को कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में और सेमी नॉकडाउन कंडीशन में सप्लाई किया गया था और भारत में हमारी हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में इनको असेंबल किया जाता है। अभी इंडियन आर्मी में करीब 1100 के आसपास T-90 टैंक मौजूद है और ऑपरेशनल है और हाल ही में ही भारत की तरफ से एक और ऑर्डर को भी प्लेस किया गया था, जिसमें 464 T-90 टैंक्स को खरीदने का प्लान किया गया और ये T-90 टैंक्स के सबसे मॉडर्न वेरिएंट होने वाले थे। लेकिन 2001 में जो पहली ऑर्डर को प्लेस किया गया था, उन T-90 टैंक्स को अभी अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है और मॉडर्न डे वॉरफेयर के लिए ये थोड़े आउटडेटेड भी हो चुके हैं। इस वजह से अभी इन टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है, जिनको हमारी हेवी व्हीकल फैक्ट्री में अपग्रेड किया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस दौरान इनकी कंप्लीट ओवरऑल होने वाली है। वैसे अभी इसमें मल्टीपल सिस्टम को चेंज करने का, अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन कुछ मेजर सिस्टम की बात करें तो इसमें इसकी टारगेट ट्रैकर को अभी एक ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। खास बात यह कि ये सिस्टम अभी एक इंडिजिनस सिस्टम होने वाली है। इसके बाद अभी इसमें एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट को भी ऐड किया जाने वाला है, जो कि अगेन एक इंडिजिनस सिस्टम होने वाला है। इसके अलावा इसमें अभी ड्राइवर नाइट साइट को और कमांडर पैनोरामिक साइट्स को भी इंस्टॉल करने की बात की गई है। ओरिजिनली इन सिस्टम को हमारी अर्जुन टैंक के लिए ही डेवलप किया गया था और अभी इसको T-90 टैंक्स में भी इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। इसके अलावा अभी इसमें सी थ्रो आर्मर सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि अगेन एक इंडियन सिस्टम होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से बात 2018 की है, जब भारत और रशिया के बीच 4 एडवांस तलवार क्लास की फ्रिगेट्स के लिए, रशियन सेंस में कहे तो प्रोजेक्ट 11356 क्लास की फ्रिगेट के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसमें 2 शिप रशिया में बनने वाले थे और 2 शिप भारत की गोवा सीपेड में बनाया जाने वाला था। इनमें से गोवा सीपेड में जो 2 वेसल बनाए जाने वाले थे, इनकी डिलीवरी थोड़ा डिले होने वाला है, लेकिन जिन 2 वेसल को रशिया में बनाया जाने वाला था, जो कि रशिया की यंत्र सीपेड में बनाए जा रहे थे, इनकी डिलीवरी जल्दी होने की बात किया जा रहा है। दरअसल इसके एक मेजर कारण यह है कि अंतर सीपेड में रशिया पहले से ही अपनी ब्लैक सी फ्लीट के लिए ऐसे 6 फ्रिगेट्स को बना रहा था, जिसमें से एडमिरल ग्रिगोविच, एसन और माकारोव नाम की 3 वेसल की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद यूक्रेन की तरफ से इन वेसल्स के लिए इंजिन्स को सप्लाई करने के लिए इनकार किया जाने लगा, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन था वो पेंडिंग पड़ा रहा। अब यहाँ पर यंत्र सीपेड के पास तब सेम क्लास की 2 और वेसल की कील पड़े हुए थे, जिनको रशियन नेवी के लिए बनाया जा रहा था और अगर इनको रशियन नेवी में शामिल किया था तो इनका नाम एडमिरल बुताकोव और एडमिरल इस्टोइन रखने का प्लान किया गया था। लेकिन जैसे कि इनकी कंस्ट्रक्शन को बंद करने का फैसला किया गया था, तो भारत के साथ रशिया ने इनके लिए डील को साइन कर दिया था और ये 2 वेसल वापस तैयार करके भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया था। अब जैसे कि भारत और यूक्रेन के साथ अच्छे रिलेशन, तो भारत की वेसल्स के लिए यूक्रेन की तरफ से इंजन को सप्लाई करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आई थी और अभी इनको 2023 और 2024 तक भारत को डिलीवर करने का प्लान किया जा रहा है और भारत को डिलीवर करने के बाद इनमें से एक वेसल का नाम INS तुसिल और दूसरे वेसल का नाम INS तमाला होने की बात किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी पिछले महीने आर्मी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से बॉडी में लगाए जाने वाले कैमरा, बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक शील्ड्स को खरीदने का प्लान किया गया था। अब आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अभी कुल मिलाकर 1600 के आसपास बैलिस्टिक शील्ड, 15,000 के आसपास बैलिस्टिक हेलमेट और 7,000 के आसपास कैमरा को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनको मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सभी सिस्टम को इंडियन वेंडर से खरीदने का प्लान किया जा रहा था। इसमें से जो सील्ड होने वाला है वो NIJ लेवल 4 स्टैंडर्ड का सील्ड होना चाहिए, जो कि AK-47 की स्टील कोर बुलेट्स को भी आसानी से रोक पाएगा और साथ ही ग्रेनेड से ऐसी कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल से निकलने वाले स्प्लिंटर से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। इसके अलावा ये सील्ड मॉड्यूलर होना काफी जरूरी है, उनका वजन 20 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैमरा की बात करें तो इनको नॉर्मली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल के आसपास होनी चाहिए और ये कैमरा काफी हल्के होने चाहिए ताकि इनको आसानी से बॉडी में या फिर हेलमेट में लगाया जा सकेगा। और सबसे खास बात ये होना चाहिए कि इनकी बैटरी लाइफ 12 घंटे तक रिकॉर्डिंग करने लायक होना चाहिए, यानी कि ये 12 घंटे के आसपास बैकअप देना चाहिए। साथ ही इनकी सेल्फ लाइफ कम से कम 6 साल के आसपास होना चाहिए।
इसके बाद हेलमेट्स की बात करें तो इनको एग्जिस्टिंग फाइबर ग्लास हेलमेट्स को रिप्लेस करने के लिए खरीदा जा रहा है और इसमें राइफल्स की एमुनिशंस को रोकने की काबिलियत होना चाहिए। यहाँ पर डिटेल में ये बताया नहीं गया कि इनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन या प्रोटेक्शन लेवल क्या होने वाली है, लेकिन 5 मीटर की डिस्टेंस से ये बुलेट को रोकने की क्षमता रखनी चाहिए। और यहाँ तक मुझे लगता है कि जो 5 मीटर की डिस्टेंस की बात किया जा रही है 9mm स्टैंडर्ड की बुलेट की हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अभी आर्मी की जो मेन प्रायोरिटी हो चुकी है वो 7.62 स्टैंडर्ड की एमुनिशन को रोकने की हो चुकी है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी हम चाइनीज स्पाई शिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा एक एक करके चाइना की तरफ से 2 स्पाई शिप को इंडियन ओशन रीजन में भेजा गया था, जिनका नाम युआनवांग 5 और युआनवांग 6 था। इन वेसल के पास लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग कैपेबिलिटी मौजूद था जो कि सैटेलाइट तक को भी ट्रैक कर सकते थे। ऐसे में इनको तब चाइना की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में भेजने का फैसला किया गया था जब भारत की तरफ से लगातार अपनी कोई ना कोई मिसाइल की टेस्टिंग किया जा रहा था। और इसी दौरान भारत की तरफ से अपनी अग्निम प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की गई थी, साथ ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 इंटरसेप्टर को भी टेस्ट किया गया था। तो हो सकता है इनको ट्रैक करने के लिए चाइना की तरफ से अपनी स्पाई शिप को इंडियन ओशन रीजन में भेजने की कोशिश की गई थी। फिर बाद में सुनने को मिला था कि शायद यहाँ पर भारत अपनी मिसाइल टेस्टिंग को थोड़ा बहुत डिले कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया था। उल्टा भारत की तरफ से लगातार अपनी मिसाइल को टेस्ट करने का फैसला किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि अचानक से चाइना की तरफ से अपनी दोनों स्पाई शिप को वापस बुला लिया जा रहा है और वो भी इंडियन ओशन रीजन छोड़ के वापस जा चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या है तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर चाइना को भारत की मिसाइल को ट्रैक करना होता तो 20 से लेकर 23 तारीख के बीच भारत की तरफ से एक और नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें भारत अपनी कोई लॉन्ग रेंज की मिसाइल की टेस्टिंग करने वाली है। लेकिन उससे पहले चाइना के शिप रिटर्न जा चुके हैं। कुछ सोर्सेस के मुताबिक सबसे पहले इन चाइनीज शिप्स को हमारी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत की तरफ से डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद से रेगुलर बेसिस पर आईएनएस अरिहंत उनको ट्रैक कर रहा था। तो हो सकता है उससे डर के चाइना के जो शिप थे ये वापस जाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन इसके अलावा एक और इंसिडेंट अभी साउथ चाइना सी रीजन में हुआ था, जो कि चाइना के लिए इंडियन ओशन रीजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपनी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जिसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर तक होने वाली है। तो शायद इस वजह से चाइना की तरफ से अभी अपनी स्पाई शिप को वापस बुला लिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना डर गया या फिर कुछ और है। दरअसल चाइना की तरफ से भी परमानेंटली अपनी एक स्पाई वेसल को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है और इसे वो जिबूती में डिप्लॉय करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो ये असल मायने में भारत के लिए खतरा बन सकता है, भारत के लिए परेशानी को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर इसको परमानेंटली चाइना इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करता है फिर जिबूती में डिप्लॉय करता है तो इससे वो भारत की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।